हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, आदिवासियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहां पर हम लोग सबसे पहले उनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, वो जिंदगी कैसे जिया करते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिकूज के बारे में, यानी जो बाहरी लोग हैं, खासकर अंग्रेज अंग्रेज जब आते हैं उनके इलाके में, उनकी जिंदगी में आते हैं, तो ट्राइबल्स की जिंदगी में क्या असर पड़ता है, कैसे उनकी जिंदगी बदलती है, क्या उनको परेशानियां होती हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे द विजन ऑफ अ गोल्डन एज की, यानी कि जब ट्राइबल्स के इलाके में अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजी कानून लागू हो जाता है, उनकी जिंदगी प्रभावित होने लगती है, तो जो ट्राइबल्स थे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ये चीज समझेंगे। और वहीं पर ये आता है विजन ऑफ अ गोल्डन एज, मतलब कि जब ट्राइबल्स रिवोल्ट करने लगते हैं ना, तो उनके लीडर बोलते हैं उनको कि भाई देखो, हम लोग अगर रिवोल्ट अच्छे से करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमारा एक गोल्डन एज आएगा, हमारा स्वर्ण युग आ जाएगा, हमारा समाज आजाद हो जाएगा, हम लोग आजादी से जीने लगेंगे, हमारे ऊपर कोई भी कानून नहीं होगा, और साथ में यहां पर हमारा समाज तरह तरह की कुरीतियों से आजाद हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात होती है। तो आइए इस चैप्टर को यहां पर पढ़ना और समझना हम लोग शुरू करते हैं। अब यहां पर कहानी शुरुआत होती है 1895 से। मतलब यहां पर चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपको बताई गई है कि 1895 में एक व्यक्ति जिसका नाम था बिरसा, वो झारखंड के छोटा नागपुर रीजन के जंगलों में, अब देखिए छोटा नागपुर रीजन जो है वो सिर्फ झारखंड में नहीं है, झारखंड के अगल बगल के राज्यों में, जैसे आपको छत्तीसगढ़ में भी छोटा नागपुर प्लेटू, आपने छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए अगर आप देखें तो ये आपका है छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन। ये आपको झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, थोड़ा मोड़ा एमपी, यूपी और फिर पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। यहां है झारखंड राज्य का लोकेशन। और यहां पर झारखंड राज्य के रांची के पास खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। अब फिर से हम लोग यहीं पर आते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 1895 में एक व्यक्ति जिसका नाम था बिरसा, पूरा नाम क्या था, बिरसा मुंडा, वो झारखंड के छोटा नागपुर के जो जंगल थे, गांव थे, वहां पर घूम रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि लोग जो होते हैं बिरसा मुंडा के बारे में ये मानने लगते हैं, ये विश्वास करने लगते हैं कि बिरसा मुंडा के पास मिरेकुलस पावर्स हैं, मतलब कि वो तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें लोगों में फैल जाती हैं बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, अब यहां पर जो बिरसा थे, बिरसा मुंडा, वो भी खुद को ये बताते हैं कि भाई देखो, मैं जो हूं ना, मुझे भगवान ने एक तरीके से भेजा है कि भाई तुम अपने इलाके के लोग जो हैं उनको, उनकी तकलीफों से, उनकी वो जो एक स्लेवरी की जिंदगी जी रहे हैं, गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उससे तुम आजाद दिलाओ, आजादी दिलाओ। कौन उनको गुलाम बना रहा है? तो डिकूज उनको, यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं वो गुलाम बना रहे हैं, या फिर स्लेव जैसा जिंदगी यहां पर आदिवासी समाज के लोग जी रहे हैं। अब यहां पर इस प्रकार की बातें जब बिरसा मुंडा के बारे में फैलने लगती हैं, तो हजारों की संख्या में लोग बिरसा मुंडा को फॉलो करने लगते हैं, उनकी बातों को मानने लगते हैं। और यहां पर लोगों के मन में यह विश्वास हो जाता है कि जो बिरसा मुंडा हैं वो भगवान हैं, और वो लोगों की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आए हैं। अगर आज भी आप झारखंड में आएंगे, या फिर झारखंड के आसपास छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में जहां पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो वहां पर बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है। लोगों का आज भी उसी तरीके से उनके प्रति प्यार है और समर्पण है, जो कि उस समय हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बिरसा मुंडा के बगल बारे में अगर हम लोग जाने, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था फैमिलीज ऑफ मुंडा, मतलब कि मुंडा क्या है, एक समुदाय है, एक ट्राइबल ग्रुप है, जो कि छोटा नागपुर रीजन में पाया जाता है। अब छोटा नागपुर रीजन मतलब, मैंने जैसे कहा कि छोटा नागपुर सिर्फ झारखंड में नहीं फैला हुआ है, झारखंड के अलावा आपको छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में भी उसका छोटा नागपुर प्लेटू का इलाका फैला हुआ है। तो यहां पर आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर का रीजन है और यहां पर झारखंड है।
अब यहां पर झारखंड के छोटा नागपुर, मतलब झारखंड के हिस्से में जो छोटा नागपुर है, वहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। रांची के पास खूंटी जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं था कि उनका जन्म मुंडा समुदाय में हुआ था तो सिर्फ मुंडा लोग उनको फॉलो करते थे, जी नहीं, दूसरे जो आदिवासी समूह थे जैसे कि संथाल या फिर उरांव, इनके लोग भी बिरसा मुंडा को मानते थे, फॉलो करते थे। अब इसका कारण क्या था कि एक तरीके से जो अलग अलग समुदाय हैं, वो सभी समुदाय जो ब्रिटिशर्स आए थे और उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आए थे उनसे वो परेशान थे कि भाई जो प्रॉब्लम मुंडा समुदाय के लोगों को है वही प्रॉब्लम किसको है, उरांव समुदाय के लोगों को, वही प्रॉब्लम किसको है, संथालों को भी वही प्रॉब्लम है, सबको वही प्रॉब्लम है। तो जब यहां पर बिरसा मुंडा आते हैं और बात करते हैं कि भाई हम लोग आजाद हो सकते हैं, हम लोगों का एक सुनहरा कल आ सकता है, हमारी भविष्य अच्छी हो सकती है, तो सभी लोग इनकी बातों को विश्वास करने लगते हैं और सभी लोग इनको फॉलो करने लगते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपियरिंग। मतलब जो ये आदिवासी समूह के लोग थे, भले ही वो मुंडा हो या फिर संथाल हो या फिर उरांव हो, सभी का जो जीने का तरीका था वो एक तरीके से धीरे धीरे गायब हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उनकी जो रोजी रोटी थी, जहां से उनको अनाज या फिर भोजन या फिर अपनी जीविका चलाने का व्यवस्था मिलता था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और साथ में उनका धर्म भी एक प्रकार से खतरे में था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन जैसा था। ठीक है, यहां पर अब आपको बोलता है जो चैप्टर में हमें पढ़ना है उसकी बात करता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। बिरसा मुंडा कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थे जो बिरसा मुंडा सॉल्व कर रहे थे। हु वेयर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज डिकूज एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन। यहां पर ये डिकूज कौन है और इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना रहे थे, ये चीज हमें समझना है। इसके बाद व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन काल के दौरान ट्राइबल समूह के लोगों के साथ क्या हो रहा था, क्या उनको परेशानी हो रही थी और उनका जिंदगी कैसे बदल गया, ये सब चीजें यहां पर हम लोग समझेंगे। अब यहां पर देखिए, पिछले साल भी आपने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। यहां पर कहता है कि मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल दैट वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। यहां पर देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनके जो रिचुअल्स होते हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, वो जो आपको एक तरीके से हिंदू समाज है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो यहां पर कर्म कांड होता है, पूजा पद्धति होती है, ये सब थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब यहां पर इन सोसाइटीज में सोशल शार्प डिवीजन भी नहीं है। जैसे कि यहां पर हम जो हिंदू समाज नॉर्मल देखते हैं, वहां पर आपको कास्ट सिस्टम, कास्ट व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था भी देखने को हमें नहीं मिलती है। यहां पर सभी लोग जो कि एक ट्राइब के लोग हैं, वो सब एक कॉमन किनशिप उनके अंदर होती है, मतलब सब लोग एक परिवार के हैं, सब एक जैसे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हर जगह पर हर कंडीशन में एक ट्राइब के सभी लोग बराबर होते हैं, नहीं। वहां पर भी कोई होगा लीडर हो जाएगा, कोई फॉलोअर हो जाएगा, कोई ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कोई कम पावरफुल हो जाएगा। ये चीजें आपको ट्राइबल कम्युनिटी में भी हो सकती है, लेकिन मोर ऑफ द लेस पूरा जो सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम टाइप का सिस्टम वहां पर नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू हो जाता है। यहां पर सबसे पहले अब हम क्या समझने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं वो अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, ये चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। अब ये कैसे जीते थे, हम कब की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के आने से पहले यहां पर ये लोग जिंदगी कैसे जीते थे, ये चीज हम लोग समझेंगे। कहता है कि बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इन्वॉल्व्ड इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। अब यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिए कि हमने अभी क्या बात किया, हमने बात किया कि जो बिरसा मुंडा थे वो उनका जन्म झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर रीजन में उनके फॉलोअर्स थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड या फिर आसपास के इलाके में रहती है, बल्कि यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इंडिया के ज्यादातर राज्यों में आपको मिल जाएगी।
जैसे यहां पर अगर हम आगे नक्शा देखें जो दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं। चाहे आप गुजरात में चले जाएं, चाहे आप केरल में चले जाएं, या फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर राजस्थान, या फिर कश्मीर, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहीं भी चले जाते हैं तो आपको अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग आपको कम्युनिटी मिल जाएंगे। अलग अलग यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो यह समझ लीजिए कि यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ छोटा नागपुर की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए तो ट्राइबल्स कैसे जिंदगी जीते हैं, तो उसमें से पहला हमारा लाइफ स्टाइल है वो है समवेयर झूम कल्टीवेटर्स। यानी कि कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज थे जो कि झूम कल्टीवेशन करके अपना गुजारा करते थे, अपनी जिंदगी चलाते थे। यहां पर यही चीज कहता है कि सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ज्यादातर जो ये कम्युनिटीज थी वो क्या करती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी। मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें से कुछ ऐसे कम्युनिटीज थे, उनमें से ज्यादातर परिवार क्या करते थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे, झूम कल्टीवेशन का काम करते थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको नहीं पता है तो यहां पर समझाया भी गया है, उसको मैं भी आपको समझा देता हूं। कहता है कि दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। अब यहां पर झूम कल्टीवेशन होता क्या है, तो झूम कल्टीवेशन एक प्रकार का कल्टीवेशन है जो कि जंगलों में किया जाता है। जंगल के एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेते हैं, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को लेते हैं, यहां पर जो कल्टीवेटर्स हैं वो ट्री टॉप्स को काट देते हैं, पेड़ों के जो ऊपर के हिस्से होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उन सबको काट देते हैं। इन सबको काटने के बाद जो झाड़ियां मिलती हैं उसको जमीन पर ये जला देते हैं, समझ गए, उसको जला देते हैं ताकि यहां पर उस जमीन को साफ किया जा सके कल्टीवेशन के लिए। और उसके बाद जो जलाने के बाद जो उनको राख मिलता है उस राख को पूरी जमीन पर फैला देते हैं। जमीन पर फैलाने का कारण क्या है, क्योंकि राख में होता है पोटाश जो कि जमीन को ज्यादा फर्टाइल बनाता है। इसलिए क्या करते हैं, जो झाड़ियां मिली पेड़ को काटने के बाद उस झाड़ियों को जला दिया, जलाने से जो राख मिला उसको क्या किया, जमीन पर पूरी तरीके से फैला दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो पेड़ को काटना है उसके लिए ये लोग एक्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ सॉइल को अगर स्क्रैच करना है, मतलब कि उसको कोड़ना है, खाना है, तो उसके लिए हो का यूज करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के बाद यहां पर जो सीड्स को लगाया जाता है वहां पर वो अंदर जमीन के अंदर नहीं डाला जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीधे यहां पर जो सीड्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। मतलब ऐसे लिया सीड और ऐसे फेंक दिया, इस प्रकार से सिर्फ जमीन के ऊपर ही सीड्स को डाल देते हैं और वहां पर उसको प्लाउ करके जमीन के अंदर नहीं डाला जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इरिगेशन भी नहीं किया जाता है। जो रेन आता है, बारिश आती है, उसी से जो इरिगेशन होगा, नहीं तो खुद से इरिगेशन फैसिलिटीज लगाकर इरिगेशन नहीं किया जाता है, समझ गए। और जब यहां पर क्रॉप तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर अगली बार खेती करने के लिए वो लोग किसी दूसरे जमीन पर चले जाते हैं और वहां पर इस प्रकार फिर से प्रोसेस करके खेती करते हैं। और ये जो जमीन है जिस पर खेती की गई, इसको कुछ सालों के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है। फैलो मतलब कि एक प्रकार से अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है ताकि 2-4 साल में इस जमीन की जो उपज है, फर्टिलिटी है, वो वापस आ जाए। तो यहां पर अगर इसको आपको समझना है तो यहां पर देखिए ये एक एग्जांपल है। यहां पर क्या है भाई, पूरा जंगल है, सब तरफ से जंगल है। अब इस जंगल में क्या किया गया, इस पूरे इलाके को, यहां पर ये जो इलाका है इस पूरे इलाके को साफ किया गया। इस इलाके को साफ करके जितने भी पेड़ थे उनको काट दिया गया। काटने के बाद उन झाड़ियों को जला दिया गया। जलाने से हमको राख मिला, राख को इस जमीन पर पूरी तरीके से छितरा दिया, पूरी तरीके से डाल दिया। उसके बाद वहां पर सीड्स लिए, सीड्स को ऐसे हमने क्या कर दिया, सिर्फ फेंक दिया। हमने सीड्स को जमीन के अंदर बुआई नहीं की, जैसा कि 8 क्लास के हिस्ट्री साइंस के चैप्टर 1 में हमने देखा था, वैसा कुछ नहीं किया। यहां पर इरिगेशन भी हमने नहीं किया। बारिश आएगी, उससे पानी मिलेगा, बस हमारा वही इरिगेशन हो गया और हम एक्स्ट्रा इरिगेशन नहीं करेंगे। और जब फसल तैयार हो जाएगी
तब फसल को यहां से हम लोग काट लेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे दूसरी जगह और यहां पर फिर हम लोग जमीन साफ करके यहां पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार से शिफ्ट करते रहते हैं, एक जमीन से दूसरी जमीन पर शिफ्ट करते रहते हैं, और इसी प्रकार के खेती को, कल्टीवेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब यहां पर कहता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वेयर फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। यहां पर देखिए, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का काम करती थी, ये कहां पे पाई जाती थी? तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कम्युनिटीज थी, वो उनमें से बहुत सारी कम्युनिटीज क्या करती हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करती थी। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया के रीजन में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले कम्युनिटीज हमको मिलते हैं। और यहां पर ये जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनको अपना जीविका चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जंगल में रह सके, जंगल में घूम सके, और जंगल में जहां इनको अच्छा लगे वहां पर पेड़ों को काट करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनका जीने का तरीका था, इनका लाइफ स्टाइल था, और इनको इसी प्रकार से भोजन वगैरह मिलता था। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरे प्रकार के कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि हंटिंग और गैदरिंग करने का काम करती थी। क्या कहता है दूसरा पॉइंट? क्या है भाई? समवेयर हंटर गैदरर्स, मतलब कि एक तो हंटिंग करते थे या फिर गैदरिंग करते थे। हंटिंग मतलब जानवरों का शिकार करते थे, उनसे जो मांस मिला उसको कंज्यूम करते थे, लेते थे, या फिर जो पेड़ों, जंगल में जो पेड़ होते हैं उनसे जो फल मिल गया, या फिर कुछ पेड़ों के जड़ मिल गए, उनको यूज करके उनका भोजन सेवन करते थे और उससे अपना जिंदगी चलाते थे। तो इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। कहता कि इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारे इलाकों में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, और साथ में यहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आपको फल आ गए, या फिर पेड़ों में जो जड़ होते हैं उनको भी खाया जाता है, उसको कंज्यूम करना, उसको कलेक्ट करना, या फिर जो अलग अलग प्रकार के फूल वगैरह हैं उनको कलेक्ट करना, और भी दूसरे आइटम है उसको कलेक्ट करके लोगों को बेचना। तो बहुत सारी चीजें थी जिनको कि यहां पर कलेक्ट किया जाता था इन कम्युनिटीज के द्वारा। कहता कि दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो फॉरेस्ट था इनके लिए बहुत ही एसेंशियल था, क्योंकि इनका पूरा लाइफ स्टाइल ही फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड था, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। यहां पर एक एग्जांपल देता है, द खोंड वेयर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में इसी प्रकार की एक कम्युनिटी थी जो कम्युनिटी का नाम है खोंड। अब ये कम्युनिटी के लोग क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। ये लोग खेती नहीं करते थे और कोई दूसरा काम नहीं करते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइडेड द मीट एमंग देमसेल्व। इस कम्युनिटी के लोग क्या करते थे? कलेक्टिव हंट पर जाते थे, एक साथ पूरे गांव के लोग गए शिकार करने, उन सबने मिलकर के शिकार किया, जितना भी उनको मीट मिला, मांस मिला, उन सबको आपस में वो लोग बांट लेते थे, और उन सबको बराबर बराबर हिस्सा यहां पर मिलता था। इसके साथ साथ ये लोग फ्रूट्स भी कंज्यूम करते थे, और साथ में फॉरेस्ट में जो पेड़ या फिर प्लांट जो होते हैं, छोटे प्लांट, उनसे जो रूट्स होते थे इनको भी कलेक्ट करते थे, और इनको भी ये लोग कंज्यूम करते थे। अब यहां पर जो भोजन इनको मिलता था, चाहे वो मीट हो या फिर फ्रूट या फिर रूट्स, जो ये इनको मिलता था, इसको कुक करने के लिए ये लोग साल और महुआ के सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, और इस ऑयल का यूज करके ये लोग यहां पर अपने फूड को कुक करते थे, पकाते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनको अगर कोई बीमारी होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो उसके लिए भी ये जंगलों की झाड़ियों को या फिर जंगलों के हर्ब्स का यूज करते थे मेडिसिनल पर्पस के लिए। और साथ साथ इनको अगर बाहर से, मतलब अपने जंगल के बाहर से कोई सामान चाहिए होता था, जैसे कि अनाज अगर खरीदना है बाहर के इलाके के लोगों से, तो ये लोग अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट में बेचते थे, और उससे जो पैसा मिलता था उससे बाहर से सामानों को खरीदते थे। अब यहां पर जो लोकल वीवर्स होते थे, मतलब यहां पर इस जंगल के रीजन के बाहर रहने वाले, जो आसपास के इलाके में रहने वाले जो वेवर हैं या फिर जो लेदर वर्कर हैं, उनको कभी भी अगर कुसुम और पलाश की जरूरत होती थी, पलाश फ्लावर्स की जरूरत होती थी, तो ये यहीं पर इन कम्युनिटी के लोगों के पास आया करते थे। अब देखिए कुसुम और पलाश क्या है भाई? ये एक फ्लावर है, फूल है, जिनसे हमें रंग मिलता है।
समझ गए? तो इन लोगों को, वेवर्स को अपने कपड़े डाई करने के लिए, लेदर वर्कर्स को डाई करने के लिए जब भी रंगों की जरूरत होती थी तो इन खोंड कम्युनिटी के लोगों के पास आते थे। इनसे ये लोग फ्लावर्स को खरीद लिया करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात है, अब यहां पर वही चीज सवाल है कि फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपुल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। अब भाई हमने क्या देखा कि ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटी थे, ये लोग खेती नहीं करते थे, हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। तो इनको जब भी अनाज चाहिए होता था या फिर दूसरे ग्रेन्स चाहिए होते थे जो बाहर मिलती हैं, इनके जंगल में मिल नहीं मिलता है, तो ये लोग कहां से प्राप्त करते थे भाई? तो यहां पर क्या होता है, कई बार ये लोग चीजों का एक्सचेंज कर लिया करते थे। मतलब इन्होंने जैसे कि फ्लावर ले लिया, जैसे कि कुसुम इन्होंने लिया। अब क्या किया, कुसुम लिया और कुसुम ले जा करके लेदर वर्कर को दे दिया और उसने बदले में क्या दे दिया, उसने बदले में ग्रेन दे दिया। तो इस प्रकार से एक्सचेंज करके इनका काम चल जाता था। कई बार क्या होता था, ये कुछ पैसे कमाते थे, जैसे कुछ काम कर दिया या फिर जो यहां पर इन्होंने फूल या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचा, उसके बदले में अगर इनको पैसा मिला तो उस पैसे के बदले में ये लोग ग्रेन वगैरह खरीद लेते थे। तो ये जो पैसा कमाया अपना सामान बाहर बेच के उससे खरीद लिया। या फिर कई बार क्या होता था, ये लोग तरह तरह के काम भी करते थे, जैसे कहीं पर अगर कुछ काम हो रहा है, रोड बन रहा है तो रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर लिया, या फिर कहीं पर खेती हो रही है तो उस खेती में मजदूर के रूप में काम कर लिया। इसके साथ साथ यहां पर क्या होता था, ये लोग तरह तरह के काम भी करते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे खरीदते थे। ठीक है, अब आगे कहता है कि व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रैंक, ट्राइबल पीपुल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स। जैसे जैसे फॉरेस्ट फूड का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो कम हो गया, वैसे वैसे इनको बाहर के इलाके में या फिर दूसरे लोगों के पास काम के लिए जाना पड़ा, काम खोजना पड़ा, ताकि ये अपनी जरूरतों की चीजों को खरीद सके। अब कहता है कि बट मैनी ऑफ देम लाइक द बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वे आर रिलैक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। बहुत सारी लेकिन इनमें से कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि एक प्रकार की स्वाभिमानी कम्युनिटी हुआ करती थी। वो लोग खुद को जंगल के लोग के रूप में देखा करते थे कि भाई हम लोगों का घर कहां है, हम लोगों का घर है जंगल, और हम लोगों को रहना कहां चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, और हमें दूसरे के लिए काम नहीं करना है। भाई हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम देखेंगे, हम दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते। हमारी कम्युनिटी जो है जंगल छोड़ करके दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकती है। कहता है कि द बैगास सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा टू बिकम अ लेबरर। मतलब ये डिग्निटी से नीचे की बात है कि एक बैगा क्या हो जाए, लेबरर के रूप में काम करे, मजदूर के रूप में काम करे। तो यहां पर इस प्रकार के विचार लोगों में हुआ करते थे, इस प्रकार से वो सोचा करते थे। अब यहां पर कहता है कि द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वेयर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो भाई, जो चीजें लोकली नहीं मिलती हैं, जो चीजें जंगल में नहीं मिलती हैं, अगर इनको ये चीजें चाहिए तो इनको क्या करना होता था, इनको सामान खरीदना बेचना पड़ता था। ऊपर हमने देखा कई बार ये लोग एक्सचेंज कर लिया करते थे, कई बार काम करते थे, मजदूरी करते थे, उससे पैसा मिलता था, उससे ये लोग खरीद लिया करते थे। कई बार इन लोगों को यहां पर खरीदना बेचना पड़ता था जो भी चीजें इनको चाहिए होती थी उसके लिए। अब यहां पर क्या होता था, यहां पर इनको बाहर से सामानों को क्या करना है, खरीदना और बेचना है। तो इनको बेचेगा कौन और इनसे खरीदेगा कौन? इनके इलाके में जो आएगा वही। कौन आता था इनके इलाके में? तो इनके इलाके में आते थे ट्रेडर्स, जो कि इनके सामानों को खरीद करके ले जाते थे और बाहर से लाए गए सामानों को इन लोगों को बेच दिया करते थे। ये ट्रेडर्स और साथ में यहां पर मनी लेंडर्स भी आया करते थे जो कि पैसे उधार पर दिया करते थे। तो इनके आने की वजह से इनके ऊपर इन ट्राइबल कम्युनिटीज का एक प्रकार का डिपेंडेंस हो गया कि भाई हमको बाहर से कुछ सामान चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? ट्रेडर को सामान बेचेंगे तब पैसा मिलेगा, या फिर पैसा नहीं है तो फिर हम उधार लेंगे मनी लेंडर से, तब हमको पैसा मिलेगा। तो इनके ऊपर ट्राइबल कम्युनिटीज का एक प्रकार का डिपेंडेंस होने लगा। अब यहां पर कहता है कि ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। जो ट्रेडर्स आते थे
वो यहां पर सामानों को बेचने आते थे, लेकिन जो सामान ये बेचा करते थे उनके दाम काफी महंगे हुआ करते थे, काफी महंगे दामों पर बेचा करते थे। इसके साथ साथ जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो लोन तो दिया करते थे ट्राइबल कम्युनिटी को कि जब उनको जरूरत होती लोन दे देते थे, लेकिन यहां पर वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, बहुत ज्यादा होता था। तो इस वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे जो कि मेनली जंगलों में रहा करते थे, इन लोगों के मन में यह विचार आ गया, ये लोग ये सोचने लगे, ये ऐसा इनका मानना हो गया कि जो मार्केट है, जो बाजार है और जो ट्रेडिंग है, व्यापार है, इससे हमारे बीच में हमारे लोगों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ रहा है, गरीबी बहुत बढ़ रही है। और इस वजह से ये लोग बाहरी लोगों को, मनी लेंडर्स को या फिर ट्रेडर्स को एविल आउटसाइडर्स के रूप में देखने लगे कि हमारे समाज में लोगों को जो भी तकलीफें हैं वो बाहरी लोगों की वजह से हैं, यानी बाहरी लोग जो यहां पर ट्रेडर आ रहे हैं, मनी लेंडर आ रहे हैं, इनकी वजह से सारी परेशानी, सारी तकलीफें हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कहता है कि सम हर्डेड एनिमल्स, यहां पर कुछ कम्युनिटीज ऐसे थे जो कि एनिमल्स हर्डिंग का काम करते थे। कहता है कि मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, दे वेयर पैस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विथ देयर हर्ड ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब यहां पर देखिए, आप जब क्लास 9th में पहुंचिएगा तो क्लास 9th के हिस्ट्री में आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें कि अलग अलग कम्युनिटीज की बात किया जाएगा, जहां पर वो कम्युनिटीज क्या करती हैं, हर्डिंग का काम करती हैं और वो सीजन के आधार पर अपने जो हर्ड हैं, जानवर हैं, उनको लेकर मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम करती हैं। अब यहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं इंडिया में जो आज भी आपको इस तरीके के काम करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन पहले के जमाने में ये अब पूरी तरीके से इसी काम पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं अपने ट्रेडिशनल कामों को छोड़ चुके हैं, दूसरे प्रकार के कामों में लग चुके हैं। कहता कि when the grass in one place was exhausted, they moved to another area। अब भाई ग्रास की क्यों बात है कि एक इलाके में ग्रास खत्म हो गया तो दूसरे इलाके में चल गए? कारण यह है कि भाई जो इनके पास जानवर हैं वो उनका चारा क्या है भाई, ग्रास, ग्रास खाएंगे तभी तो वो सरवाइव करेंगे ना। जैसे एग्जांपल दिया, द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल एंड लबादी ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हर्डर्स, द गद्दीज ऑफ कुल्लू वेयर शेपर्ड्स एंड बकरवाल ऑफ कश्मीर रियर गोट्स। यू विल रीड अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। वही बात है जो मैंने कहा कि ये लोग क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के जानवरों को चराते थे। जैसे एग्जांपल के लिए एक कम्युनिटी का यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कम्युनिटी शायद आपको, कौन सी कम्युनिटी है, ये बकरवाल कम्युनिटी की शायद तस्वीर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने साथ जानवरों को लेकर मूव पर हैं, जा रहे हैं कहीं। ठीक है, ये लोग मूव पर ही रहते थे, सीजन चेंज होता था, एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाते थे। अब यहां देखिए ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपको एक प्रकार से दिखाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो ट्राइबल कम्युनिटी किस प्रकार से अपने साल भर अपनी जिंदगी को चलाती थी। मतलब अलग अलग महीने में इनका जो टाइम होता था वो अलग अलग होता था। मतलब अलग अलग महीने में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं है, हिंदी में बताया गया है कि भाई जैसे जेठ, आषाढ़, सावन, भादो आपने सुना होगा। तो सावन में इनका क्या लाइफ स्टाइल होगा, ये सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, खेती कब होगा, ये लोग जानवर जंगल में जाकर शिकार किस सीजन में करेंगे, वो पूरा चीज यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार से किस सीजन में कम्युनिटी के लोग जाते थे शिकार करने, किस सीजन में कम्युनिटी के लोग जाते थे खेती करने। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है, टॉपिक है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब यहां पर हमारा फोर्थ टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल हो गया ट्राइबल कम्युनिटी का। उनमें से कुछ कम्युनिटी ऐसे थे जिन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, यानी अपने एक पक्के घर बना लिए थे एक जगह पर, वहीं पर रहा करते थे, आसपास के इलाके के जमीन में वो खेती किया करते थे और इस प्रकार से इनकी जिंदगी चलती थी। कहता है कि इवन बिफोर 19th century many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their field in one place year after year instead of moving from place to place। यहां पर यही चीज कहता है कि 19th सेंचुरी से पहले ही, यानी कि करीब 1800 से पहले ही यहां पर बहुत सारे लोग ट्राइबल ग्रुप्स के ऐसे थे, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ही ऐसे हो गए थे जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे थे, सेटल्ड लाइफ स्टाइल जीने लगे थे। एक जगह पर घर बना लिया था, उसी के आसपास के इलाके में खेती करते थे, गांव बना लिए थे और वहीं पर रहा करते थे। They began to use the plow and gradually got right over the land they lived on।
यानी कि इन्होंने खेती करना शुरू किया और साथ में अपने आसपास की जमीन पर जहां वो रहते थे उस पर राइट्स ले लिए, अधिकार ले लिए। बहुत सारे केसेस में, जैसे मुंडा कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये मुंडा कम्युनिटी जो छोटा नागपुर रीजन में रहते थे, यहां पर जो जमीन होती थी वो क्लैन की एक होती थी। मतलब जैसे पूरे गांव की ये इतनी जमीन है, तो इस जमीन पर मान लो पूरे गांव में इतनी जमीन है, तो इस जमीन पर पूरे गांव का हक है, कोई एक आदमी के पास वहां पर वो जमीन नहीं है। समझ गए? और ऐसा माना जाता था कि जो खानदान है, जो क्लैन है, उसके सभी मेंबर्स का इस जमीन पर हक है, क्योंकि ये सब लोग ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट है। मतलब जिन लोगों ने आकर यहां पर अपना घर बनाया था, यहां पर बसे थे, उनके डिसेंडेंट जितने भी हैं, सब लोगों का इस जमीन पर हक है, सब लोग यहां पर इस जमीन के मालिक है। ठीक है? अब यहां पर क्या हुआ, कहता है कि देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड। मतलब कि क्लैन है, मुंडा क्लैन, तो इनमें से जितने भी हैं, गांव, कोई एक गांव है तो उस गांव में जितने भी हैं, सब लोगों का उस गांव के जमीन पर हक है। किसी को वहां पर ऐसा नहीं है कि मैं हिस्सेदार हूं तुम नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, सब लोगों का हक है। अब यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज चेंज होने लगा। धीरे धीरे चेंज इसलिए हुआ कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर आ गया, कुछ लोग जो थे चीफ बन गए, दूसरे फॉलोअर बन गए, कुछ लोग जो थे जो पावरफुल हो गए वो ज्यादा जमीन पर खेती वगैरह करने लगे, फिर वो जमीन को रेंट देने लगे, भाड़े पर दूसरे लोगों को देने लगे, खुद से वो खेती नहीं। मतलब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो जब आए इंडिया में, तो तरह तरह से ये कम्युनिटीज अपनी जिंदगी जी रही थी, ट्राइबल कम्युनिटीज तरह तरह से जिंदगी जी रही थी। इनमें से ब्रिटिशर्स को सबसे पसंद आए कौन, सेटल्ड कल्टीवेशन करने वाले कम्युनिटीज। कारण क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो जब आए, जो यहां पर गोंड थे, संथाल थे, या फिर मुंडा कम्युनिटी थी, ये लोग जो थे ये सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा, अंग्रेजों को ये लगा कि ये जो कम्युनिटीज है ना, ये अच्छी कम्युनिटी है, क्योंकि घर बनाकर रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, एक जमीन पर खेती करते हैं, तो यहां पर इन कम्युनिटीज से टैक्स लेना आसान है, इन कम्युनिटीज को कंट्रोल करना आसान है, ये कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इनका सोचना विचारना है, सब चीज को कंट्रोल करना आसान है। तो यहां पर इन कम्युनिटीज को ब्रिटिशर जो थे वो अच्छी कम्युनिटी माना करते थे। और वहीं पे जो दूसरी कम्युनिटीज थी, जो कि या तो हर्डिंग करती थी, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, या फिर हंटिंग गैदरिंग करती थी, उनको ब्रिटिशर जो थे एक प्रकार से वाइल्ड और सैवेज मानते थे कि ये लोग जंगली आदमी है, ये लोग जंगली आदमी है, जंगली जैसा जीते हैं, इनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, जीने का तरीका नहीं है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। ठीक है? तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, अभी तक समझ लिया कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अंग्रेजों के आने से पहले तक कैसी जिंदगी जीती थी। पहला यहां पर क्या हो गया, पहला हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या करते थे भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हंटिंग गैदरिंग हो गया, हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। इसके बाद तीसरा क्या हो गया, तीसरा हर्डिंग करते थे, हर्डिंग भी हमने समझ लिया। और चौथा यहां पर क्या हो गया, कल्टीवेशन। ठीक है, सेटल्ड कल्टीवेशन। ठीक है, तो चार प्रकार से यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो अपनी जिंदगी जीती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। यानी जब इंडिया में कॉलोनियल रूल आया तो उससे ट्राइबल जिंदगियों पर क्या असर पड़ा, कैसे असर पड़ा। तो यहां पर यही चीज कहता है कि द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वेयर। मतलब सीधी सी बात है कि भाई देखो, हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, हमने देखा कि भाई गांव के इलाके में कैसे सिचुएशन चेंज हो गए, गांव के इलाके में किसानों के अधिकार, किसानों के पावर, उनका खेती का स्टाइल, सब चीज चेंज हो गया अंग्रेजों के आने की वजह से। उसके पहले देखा कि भारत में जितने महाराजा राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, उनके पावर खत्म हो गए, वो उनके पूरे लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया अंग्रेजों की वजह से। अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं कि ट्राइबल्स की जिंदगियों में कैसे असर पड़ा। तो यहां पर देखिए हम लोग तरह तरह के टॉपिक्स को देखेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग हिस्से पर कैसे असर पड़ा ये चीज समझेंगे। तो पहला यहां पर टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ। अब ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ, ट्राइबल चीफ कौन है भाई, तो यहां पर सब चीज समझ में आ जाएगा, पढ़ते हैं। कहता कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ वीआर इंपॉर्टेंट पीपल। ट्राइबल चीफ कहने का मतलब क्या है, मतलब कि एक इलाके में कोई ट्राइबल कम्युनिटी है तो उसका एक हेड आदमी है, उसका लीडर
ट्राइबल चीफ कहलाता था। चीफ की भाई मुखिया, गांव का मुखिया हो गया। तो वो जो मुखिया होता था उसके पास बहुत पावर हुआ करता था, उनके पास इकोनॉमिक पावर हुआ करता था, और साथ में उनके गांव के इलाके में जो टेरिटरीज होती थी उसके ऊपर कंट्रोल होता था, उसको मैनेज करने का ये लोग के पास पावर हुआ करता था। ठीक है, कुछ इलाकों में इनके पास अपनी पुलिस हुआ करती थी, ट्राइबल चीफ जो होते थे उनके पास अपनी पुलिस हुआ करती थी। ये अपने लोकल रूल बनाया करते थे कि जमीन और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन जब यहां पर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर अपना जो कंट्रोल है वो ज्यादा बढ़ाना कोशिश किया, बढ़ाना शुरू किया, तो वहां पर जो ये ट्राइबल चीफ थे जिनके पास बहुत ज्यादा पहले पावर हुआ करता था, ये पावर भी धीरे धीरे क्या हो गया, बदल गया या फिर बदलने लगा। कहता कि दे वीआर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वे आर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। हमने देखा कि जो ट्राइबल चीफ होते थे उनके पास क्या होता था भाई, लोकल रूल बनाने का पावर होता था, इनके पास अपना पुलिस होता था, इसके साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता था, सब चीजें पावर होती थी और लोग इसको फॉलो भी करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और इनके इलाके में पहुंचे, इनके इलाके को कंट्रोल कर लिया अच्छे से, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास जो जमीन है वो रख लो, तुम जमीन पर जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जो कंट्रोल है वो रख लो, लेकिन जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, नियम कानून बनाने का पावर है, पुलिस चलाने का पावर है, ये सब खत्म, ये सब तुम नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ जो लॉज हैं, कानून हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं, वही कानूनों को फॉलो करने के लिए इनको फोर्स किया गया कि जो कानून सरकार बनाएगी वही फॉलो करना है, तुम अपना कानून बना करके अपने इलाके में शासन नहीं करोगे। इसके साथ ही ये जो ट्राइबल चीफ थे इनको इसलिए भी फोर्स किया कि ब्रिटिश सरकार को ट्रिब्यूट दे, मतलब कि एक तरीके से टैक्स भरे, ब्रिटिश सरकार को पैसा दे, ऐसा इनको फोर्स किया गया। और साथ में इनको यह भी बोला गया कि आप अपने इलाके के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, इनको कंट्रोल करके रखो, इनको मैनेज करके रखो, इनको संभाल के रखो, कोई ये यहां पर विद्रोह न करे, गड़बड़ न करे, कुछ भी न करे। समझ गए? तो एक तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटीज के पास पहले अथॉरिटी हुआ करती थी, पावर हुआ करती थी ट्राइबल चीफ के पास, वो पावर एक तरीके से चली गई, खत्म हो गई। समझ गए? और उनके जो पुराने ट्रेडिशनल फंक्शन हुआ करते थे, पहले के जमाने में जो पावर हुआ करता था कि गांव में किसी को तकलीफ हो गया तो जो मुखिया है गांव का वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। गांव में किसी ने गलती कर दी तो मुखिया उसको सजा सुनाता था। वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। जो अंग्रेज के कानून थे वो लागू हो गए, अंग्रेज का पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित हो गया। ये बस नाम के ट्राइबल चीफ रह गए, नाम के इनके पास पावर रह गया, रियलिटी में यहां पर जो इनका पावर था वो खत्म हो गया। इसके बाद यहां पर टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी कि यहां पर इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करती थी। तो यहां पर इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ ये चीज समझते हैं। तो कहता है कि द ब्रिटिश वेयर अनकंफर्टेबल विथ ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वैसी कम्युनिटी को पसंद नहीं किया करते थे जो कि मूव किया करते थे और अपना घर उनके पास नहीं होता था। मतलब कि एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते थे। उनसे ब्रिटिशर्स को काफी परेशानी थी। तो यहां पर क्या होता था, जो यहां पर ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो एक जगह पर घर बना लें, एक जगह पर सेटल डाउन कर जाएं और यहां पर क्या बन जाए, पेजेंट कल्टीवेटर बन जाए, मतलब कि किसान बन जाए, खेतीहर बन जाए, खेती करने का काम करें, किसानी करने का काम करें। अब यहां पर कारण क्या है, कहता है कि सेटल्ड पेजेंट्स वेयर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन पीपल हु वेयर ऑलवेज ऑन मूव। सिंपल सा बात है कि कोई आदमी एक जगह पर घर बनाकर रह रहा है, एक जगह पर उसका खेती है, तो उस जमीन को, उस व्यक्ति को मैनेज करना, उस इलाके को कंट्रोल करना, उस व्यक्ति को कंट्रोल करना, टैक्स लेना, सब चीज करना बहुत ही आसान है। ठीक है, कहता है कि ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। भाई देखो, कोई आदमी अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, आज इस जमीन पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, कल इस जमीन पर कर रहा है, परसों इस जमीन पर कर रहा है,
तो ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स लेना भी बहुत मुश्किल था कि उस आदमी को पकड़ो पकड़ो तो वो वहां खेती कर रहा है, वहां खेती कर रहा है तो उस जमीन का लो, फिर वहां से वहां चल जाए तो अगला साल वहां जाकर के टैक्स लो, बहुत लफड़ा है। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या फिर हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं, ये लोग क्या करें, ये लोग एक जगह पर घर बना लें, एक इलाके में खेती करें, उससे सरकार को अच्छा टैक्स भी मिलेगा, इनको कंट्रोल करना भी काफी आसान रहेगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने लैंड सेटलमेंट लाया। लैंड सेटलमेंट मतलब कि सारे इलाके में सभी गांवों के आसपास सभी जगहों पर जमीनों की मापी की गई, जमीनों को मेजर करके सभी लोगों के राइट्स डिक्लेयर किए गए कि तुम्हारे पास 10 एकड़, तुम्हारे पास 5 एकड़, तुम्हारे पास 2 एकड़, तुम खेती कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इस प्रकार के राइट्स डिक्लेयर किए गए और साथ में यहां पर सभी जमीन के ऊपर लैंड डिमांड, रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी गई कि भाई कितना रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए हर साल, यह तय कर दिया गया कि हर आदमी जो खेती कर रहा है उसको इतना पैसा देना है, इतना जमीन देना है। कुछ किसानों को जमीन का मालिक डिक्लेयर कर दिया गया, लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ लोगों को टेनेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई किराए पर जमीन लेकर के खेती कर रहे हैं, ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां पर आप ये चीज चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं। टेनेंट्स कहने का मतलब है कि जो कि जैसे जमींदार होते थे, जमींदार कुछ लोगों को बना दिया और कुछ लोगों को, छोटा किसान वो लोग जमींदार से भाड़े पर जमीन लेकर के खेती करते थे, ऐसा यहां पर कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये क्यों किया गया, ताकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए तय किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद देखें तो कहता है कि द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वेयर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो जूम कल्टीवेशन करने वाले लोग थे उनको कंट्रोल करने का जो ये कोशिश था ब्रिटिश सरकार का, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होने पाया। उसका कारण ये था कि यहां पर झूम कल्टीवेशन मेनली होता कहां था। झूम कल्टीवेशन आपको सेंट्रल इंडिया में होता था या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता था, मेनली उन इलाकों में जहां पर फ्लैट जमीन, समतल जमीन नहीं होती थी। तो इन इलाकों में जहां पर जूम कल्टीवेशन होता था, यहां पर सेटल्ड प्लाव कल्टीवेशन करना इजी नहीं था, क्योंकि यहां पर वाटर अवेलेबल नहीं था और साथ में सॉइल भी ड्राई था, सूखा हुआ जमीन हुआ करता था। इसलिए यहां पर जूम कल्टीवेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर प्लाव कल्टीवेशन, यहां पर सेटल्ड कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो कहता है कि इनफैक्ट जूम कल्टीवेटर हु टुक टू प्लाव कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। मतलब कहता है कि जो झूम कल्टीवेटर्स, इन्होंने कोशिश भी किया कि भाई हम लोग झूम कल्टीवेशन छोड़ देते हैं, सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगते हैं, उन लोगों को नुकसान होने लगा क्योंकि उनकी जमीन से उतना पैदावार मिलता ही नहीं था जितना वो लोग चाहते थे, क्योंकि वहां पर वो जमीन उपजाऊ ही नहीं थी, पानी नहीं था, इस वजह से। ठीक है, कहता है कि सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विथ देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जब बहुत ज्यादा विरोध होने लगा तो अंग्रेजों को वापस से यह बात मानना पड़ा कि भाई अब क्या करो, तुम लोग जा करके खेती अपना करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो। कुछ इलाके इनको दे दिए गए, कुछ इलाकों में छोड़ दिया गया कि भाई यार ठीक है, आप अपने इलाके में जाइए और अपने इलाके में जाकर के आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कीजिए, लेकिन सभी इलाकों में आप नहीं कर सकते। तो यहां पर सरकार को एक प्रकार से झुकना पड़ा, क्योंकि वहां पर पॉसिबल नहीं था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट के बारे में। मतलब जब यहां पर अंग्रेज आए इंडिया में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों को लेकर लॉज बनाए, जंगलों को लेकर के कानून बनाए। ठीक है, तो इन कानूनों की वजह से वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि जंगलों में रहा करते थे और जंगल में गैदरिंग का काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा, ये चीज समझते हैं। कहता कि दैट लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनका जिंदगी डायरेक्टली आपका किस चीज से कनेक्टेड था, फॉरेस्ट से कनेक्टेड था। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। ब्रिटिश एक्सटेंडेड प्रेयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सारे जंगलों को अपने कंट्रोल में ले लिया कि भाई सारे जंगल पर अब किसका कंट्रोल होगा, अंग्रेजी सरकार का कंट्रोल होगा। अंग्रेजी का सरकार का कंट्रोल होगा और साथ साथ जंगलों का मालिक कौन होगा, जंगलों का मालिक सरकार होगा। समझ गए, जो लोग रहते हैं वो मालिक नहीं होंगे, कौन होगा जंगलों का मालिक, सरकार होगा। अब यहां पर क्या किया गया,
कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? मतलब कि उस जंगल में आप एंटर भी नहीं कर सकते हैं, उस जंगल से कोई सामान आप ले नहीं सकते हैं, उस जंगल में आप जानवरों को चरा नहीं सकते हैं, उस जंगल को छूना तक क्राइम हो गया था, उस जंगल की ओर जाना भी क्राइम था। तो रिजर्व फॉरेस्ट कुछ जंगलों को डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां पर जो सरकार थी वो टिम्बर प्रोड्यूस किया करती थी, जैसा टिम्बर सरकार को चाहिए होता था वैसा टिम्बर यहां से प्रोड्यूस किया जाता था। टिम्बर मतलब कि भाई जो पेड़ काट करके लकड़ियां मिलती है ना, उनकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है, कहता है कि इन दिस फॉरेस्ट पीपुल वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट और हंट एनिमल। जैसा मैंने कहा कि भाई इन जंगलों में जिस भी इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आप अगले क्लास में अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 9th की हिस्ट्री में। तो यहां पर जिस भी जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया वहां पर लोगों को जाना अलाउड नहीं था, झूम कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं था, फ्रूट कलेक्ट करना, हंटिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं था, जानवरों को चराना अलाउड नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था। तो यहां पर झूम कल्टीवेटर्स कैसे सरवाइव करते थे भाई? तो बहुत सारे झूम कल्टीवेटर्स को मजबूरी में इलाके बदलने पड़ गए, दूसरे इलाके में जाना पड़ा जहां पर कि जिस इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, या फिर उन लोगों को दूसरा काम ही ढूंढना पड़ा कि दूसरा वो काम करने लगे, दूसरे तरीके से वो अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करने लगे। अब यहां पर कहता है कि बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। From where would the forest department gets it labor to cut trees for railway sleeper to transfer logs? अब यहां पर बात है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जंगलों को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। यहां पर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी का रहेगा नहीं, कोई आदमी ट्राइबल हो या ना हो जंगलों में नहीं जा सकता है, जंगलों में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी ट्राइबल नहीं रहेगा, मतलब कोई भी आदमी नहीं रहेगा। जब कोई भी आदमी नहीं रहेगा तो यहां पर इस रिजर्व फॉरेस्ट में जब अंग्रेज लोग टिम्बर का प्रोडक्शन करेंगे तो उस टिम्बर को काटने का काम कौन करेगा? जब जंगल में कोई आदमी ही नहीं है, उस टिम्बर को एक जगह से दूसरी जगह तक टांग के पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये प्रॉब्लम्स यहां पर सामने आने लगे अंग्रेजों के। तो यहां पर क्या हुआ, जब ऐसा प्रॉब्लम अंग्रेजों को आने लगा कि जंगल में उनको काम करने के लिए कोई आदमी ही नहीं मिल रहा है और उनको जो रेलवे स्लीपर बनाना है या फिर लॉग्स जो वहां पर काटे गए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आदमी कहां से आएगा? तब यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, वो लोग कुछ झूम कल्टीवेटर्स को छूट देते हैं कि भाई ठीक है तुम लोग जाकर के जंगल में रहो। उनको थोड़ा सा जमीन दे देते हैं जंगल में, बोल देते हैं कि भाई तुम लोग जंगल में रहो और जंगल में तुम यहां पर खेती करो, फ्रीली रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको एक कंडीशन सिर्फ है, क्या कंडीशन है? कि जब यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ काटने होंगे तो पेड़ काटने के लिए तुम यहां पर मजदूरी का काम करोगे, जो जंगल है उस जंगल का ख्याल रखोगे और जंगल का ख्याल रखोगे कि वहां पर कोई आए नहीं, कोई कुछ काटे नहीं, कोई कुछ गड़बड़ ना करे। तो यहां पर इनको दे दिया गया छूट कि भाई रहो, तुम जंगल का ख्याल रखो और साथ में यहां पर जो जंगल में हमको जब मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो तुमको यहां पर हमारे लिए मजदूरी करना होगा, हमारे लिए पेड़ों को काटने वगैरह का काम करना होगा। तो इस प्रकार से यहां पर इन लोगों को डील किया गया। अब यहां पर देखिए एक पोएम है। पोएम किस चीज के बारे में है? पोएम है आपको बारे में कि किस प्रकार से लोगों को तकलीफें हो रही थी। ये पोएम है इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये वैसे हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में बनाया गया होगा, लेकिन ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि यहां पर अंग्रेजों के जमाने में जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। तो यहां पर यह एक तरीके से दिखाया गया कि गांव में जमींदार बैठा हुआ है, गेट पे कोटवार बैठा हुआ है, गार्डन में पटवारी बैठा हुआ है, फील्ड में सरकार बैठी हुई है। यहां पर हमको कैटल टैक्स देने के लिए गाय बेचना पड़ता है, फॉरेस्ट टैक्स देने के लिए बफेलो बेचना पड़ता है, लैंड टैक्स देने के लिए हमें बैल बेचना पड़ता है, हमें फूड कहां से मिलेगा, और ये यहां पर इंग्लिश जमाने में हमको जीना कितना मुश्किल है। तो ये चीज यहां पर बताया गया। इस पोएम को जरा सा आप पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, जानकारी मिलेगी। अब यहां पर क्या होता है, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion.
Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha in 1930s in central provinces. मतलब जब इस प्रकार के कानून वगैरह लागू किए गए तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। लोग कई बार यहां पर आंदोलन में भी खड़े हुए, सरकार का विद्रोह एक प्रकार से किया। उसके कुछ एग्जाम्पल है संग्राम संगमा का 1906 का विद्रोह असम का, और साथ में फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930s का जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था, मतलब एमपी के इलाके में हुआ था। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद यहां पर टॉपिक क्या है, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। ठीक है भाई, टॉपिक क्या है, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। यहां पर क्या कहता है, कहता है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लेंडर्स वेयर कमिंग इनटू फॉरेस्ट मोर ऑफन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन, आस्किंग देम टू वर्क फ्रॉम वेजेस। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी का समय आया, अंग्रेजों का कंट्रोल स्थापित हो गया था, उसके बाद यहां पर जो जंगल के इलाके थे वहां पर जो ट्रेडर्स थे वो काफी संख्या में आ रहे थे। ट्रेडर्स, मनी लेंडर बहुत ज्यादा आने लगे थे। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रेडर्स जो थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदना चाहते थे और इसके बदले में वो लोग लोन दिया करते थे, एडवांस पेमेंट दिया करते थे। इन लोगों को कहते थे कि भाई तुम लोग सैलरी पर काम करो, वेतन पर काम करो। तो शुरुआत में तो एक तरीके से उनको, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उनको लगा कि यार बहुत फायदा है, बहुत अच्छा है, यहां पर ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन आगे चल के इनको प्रॉब्लम्स यहां पर समझ में आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होते हैं आइए समझते हैं। यहां पर एग्जांपल दिया गया है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। यहां पर जो सिल्क बनाने वाले लोग हैं, सिल्क ग्रोवर्स हैं, जो सिल्क वर्म का प्रोड्यूस करते हैं, उनका कंडीशन देखते हैं। तो कहता है कि इन 18th सेंचुरी द इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। 18th सेंचुरी से ही जो यूरोपियन मार्केट था वहां पर इंडियन सिल्क का बहुत ज्यादा डिमांड था, बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था इस वजह से। अब कहता है कि द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। यहां पर क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी थी, डिमांड बहुत अच्छा था, तो इसलिए यहां से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा होने लगा। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. यहां पर जैसे जैसे यहां पर मार्केट एक्सपेंड किया, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो थे वो सिल्क प्रोडक्शन को इंकरेज कर रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करो, हमें ज्यादा से ज्यादा सिल्क चाहिए ताकि हम यहां पर एक्सपोर्ट कर सके। अब यहां पर क्या होता है, आज के हजारीबाग की बात कर लेते हैं। झारखंड में आज के समय में हजारीबाग जो रीजन है, वहां पर जो संथाल कम्युनिटी के लोग थे वो लोग ककून रियर करने का काम करते थे। यानी कि जो आपको जो सिल्क वर्म जिसमें होता है ना, वो ककून जिससे सिल्क हमें मिलता है, उसको रियर करते थे, उसको पालते थे एक प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रेडर्स होते थे जो कि सिल्क में आते थे, सिल्क का डीलिंग करते थे, वो ट्रेडर्स अपने एजेंट इन इलाकों में भेजते थे। हजारीबाग के इलाके में जो संथाल थे उनके पास भेजते थे और यहां पर ककून्स को ये लोग कलेक्ट किया करते थे, यहां से लेते थे। ठीक है, अब यहां पर जो संथाल होते थे उनको मिलता था 3 रुपया से 4 रुपया पर 1000 कोकून। 1000 कोकून का 3 रुपया से 4 रुपया। अब इनको फिर या तो बर्दवान भेज दिया जाता था, यहां से लेकर के कोकून को लेकर के या तो बर्दवान भेज दो या फिर गया भेज दो, और वहां पर इस कोकून को 5 गुना दामों पर बेचा जाता था, 5 गुना दामों पर बेचा जाता था। अब यहां पर ये जो ट्रेडर होते थे, ये जो एजेंट होते थे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। सोचो ना कि 1 रुपया में खरीदा और उसको कितने में बेच दिया, 5 रुपया में बेच दिया। 3 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में बेच दिया। तो इतना ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है बीच का, वो किसको हो रहा है, ट्रेडर को हो रहा है, जो मिडिल मैन है, जो कि एक तरीके से जो व्यापारी, एक्सपोर्ट व्यापारी है, उसको जो सप्लाई दे रहा है, उसको इतना ज्यादा यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे, यहां पर जो ट्रेडर्स थे, उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन या फिर मेन दुश्मन समझने लगे थे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या है, अगला टॉपिक, द सर्च फॉर वर्क। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा तकलीफ आने लगता है कि वो अपने ट्रेडिशनल लाइफ को छोड़ करके दूसरी जगहों पर दूसरे कामों को करने की कोशिश करने लगते हैं, दूसरी जगहों पर नौकरियों की तलाश करने लगते हैं। कहता कि द प्लाइट ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। मतलब जिन लोगों को अपने घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा ताकि उनको कुछ काम मिल सके, उनकी स्थिति और भी खराब थी।
कहता कि फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में टी प्लांटेशन लगने लगे थे, इंडिया के असम में, और साथ में इंडिया में बहुत सारे इलाकों में माइनिंग वगैरह भी होने लगी थी। Tribals were recruited in large number to work at the tea plantation of Assam and coal mines of Jharkhand। बहुत बड़ी संख्या में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे इनको हायर किया गया कि भाई आप लोग क्या कीजिए, माइंस में काम कीजिए या फिर जो टी प्लांटेशन है वहां पर काम कीजिए। और यहां पर इनको रिक्रूट कैसे किया जाता था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इनको रिक्रूट किया जाता था और यहां पर इनको बहुत कम वेतन दिया जाता था और इनको अपने घर भी जाने नहीं दिया जाता था और यहां पर इनका जो वर्किंग कंडीशन होता था वो भी एक तरीके से बहुत ही खराब होता था। तो यहां पर आपने देखा कि जब यहां पर ब्रिटिशर्स का रूल स्थापित हुआ तो किस प्रकार से सोसाइटी के अलग अलग हिस्से में लोगों के ऊपर क्या क्या असर हुए। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि ट्राइबल लीडर्स जो थे, ट्राइबल चीफ थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा। इसके बाद हमने देखा कि यहां पर फॉरेस्ट लॉस की वजह से जो लोग थे जंगलों में रहा करते थे उनके लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा। फिर हमने देखा कि यहां पर ट्रेडिंग करने वाले लोग जब आए इन इलाकों में तो उनकी वजह से क्या नुकसान हुआ लोगों को, और इसके बाद जिन लोगों को अपने घर छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाना पड़ा उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो एक तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, कोल माइनिंग का तस्वीर है। यहां पर ये दो व्यक्ति हैं, ये कौन है, कोल माइनिंग करने का काम करते हैं, मजदूर हैं, ठीक है। इनका देख सकते हैं शरीर का हालत कैसा है। तो आज भी अगर आप जानते होंगे तो इंडिया में बहुत सारे माइंस चलते हैं जहां पर कि लोग काम किया करते हैं, इसी प्रकार से मजदूरी करते हैं। तो उनका भी लाइफ स्टाइल समझ लीजिए कि आज भी वो लोग कैसे जी रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, अ क्लोजर लुक। अब यहां पर हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई ट्राइबल ग्रुप्स रहते कैसे थे और ट्राइबल ग्रुप्स के जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पर विद्रोह कैसे हुआ या फिर रिवोल्ट कैसे हुआ। टॉपिक का नाम क्या है, अ क्लोजर लुक। कहता है कि थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, the restriction on their practices, new taxes they had to pay, and the exploitation by trader and money lenders. The Kols rebelled in 1831-1832. Santhal rose in revolt in 1855. Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Worli revolt in Maharashtra in 1940. तो यहां पर देखिए बात क्या है, जैसे जैसे इंडिया के अलग इलाकों में अंग्रेज चेंजेस ला रहे थे, नए नए चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों में हमको देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो थे वो लगातार किसी न किसी तरीके का रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो यहां पर इन सब रिवोल्ट के अलावा एक रिवोल्ट हुआ था जो छोटा नागपुर के रीजन में हुआ था। यहां पर इस रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये रिवोल्ट किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में कुछ बातें तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था मिड 1870s में। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, तो वैसे माना जाता है कि 1875 में हुआ था, लेकिन दूसरे कई सारे सोर्सेस 1872 भी बोलते हैं, इसलिए यहां पर एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था, पॉवर्टी की सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में इनका बचपन गुजरा था या फिर इस सिचुएशन में ये ग्रो अप हुए थे। तो यहां पर यही चीज कहता है कि द सन ऑफ अ पुअर फार्मर ही ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट्स ऑफ बोहोंडा। बोहोंडा के जंगलों के आसपास के इलाके में इनका बचपन गुजरा था। बचपन में ये शिप चराने का काम किया करते थे, ग्रेजिंग करने का काम करते थे। इसके साथ साथ ये फ्लूट बजाते थे। जो लोकल अखाड़ा था तो वहां पर ये जाकर डांस वगैरह भी किया करते थे, वहां पर प्लेफुल अंदाज में जाते थे, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, इनके जो पिताजी थे वो गरीब थे, इस वजह से इनके पिताजी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था ताकि कुछ काम मिल जाए, परिवार का थोड़ा भरण पोषण हो जाए, इस वजह से। अब जब बिरसा मुंडा एडोसेंट स्थिति में थे, यानी कि 14, 15, 16 साल इस एज में थे, तो वहां पर ये अपने कम्युनिटी के लोगों से मुंडा अपराइजिंग की कहानियां सुना करते थे कि भाई इतिहास में किस प्रकार से जो मुंडा समाज था वो अपराइज हुआ था या फिर कैसे उन्होंने बुरे सिचुएशन का विरोध किया था, इस प्रकार की बातें वो सुनते थे, ठीक है। और साथ में हमेशा अपनी कम्युनिटी के जो लीडर्स होते थे उनको ये देखते थे कि वो लोग हमेशा अपनी कम्युनिटी को ये कहते हैं कि हमें रिवोल्ट करने की जरूरत है, हमें विद्रोह करने की जरूरत है। और साथ में जो कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे वो हमेशा गोल्डन एज की बात करते थे
कि हमारे इतिहास में एक ऐसा समय हुआ करता था जहां पर हम जो हैं, यानी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, वो डिकूज के ऑपरेशन से फ्री हुआ करते थे। यानी हम किसी तरीके से बाहरी लोगों के दबाव में नहीं थे, हम खुद से आजाद हुआ करते थे। और साथ में यहां पर एक ऐसा समय आएगा, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा समय आएगा जहां पर जो कम्युनिटी का एंसेस्ट्रल राइट है, यानी कि जो हमारा अधिकार है जंगलों के ऊपर, या फिर जो हमारा अधिकार है अपने रिसोर्सेस के ऊपर, वो रिस्टोर हो जाएगा। और साथ में यहां पर इस कम्युनिटी के लोग खुद को डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स मानते थे, कि यहां पर जो मूल निवासी हैं इस इलाके के, उनके हम वंशज हैं और हम ही लोग यहां के मूल निवासी हैं। और साथ में ये लोग, यानी ये जो लीडर थे कम्युनिटी के, वो कम्युनिटी के लोग अपने लोगों को जमीन की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, मुल्क की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। और साथ में यहां पर लोगों से आग्रह करते थे, बोलते थे कि भाई हमें अपना किंगडम वापस लाना है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में वहां पर उनका बचपन गुजरा था, अपने कम्युनिटी में अपराइजिंग की कहानियां सुन करके, अपने लोगों के अपने हिस्ट्री की कहानियां सुन करके, कि भाई हम लोगों का एक गोल्डन एज हुआ करता था, गोल्डन एज आ सकता है अगर हम लोग विद्रोह करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, नीतियों के कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो इन चीजों से यहां पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था बिरसा मुंडा को। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर क्या होता है, बिरसा मुंडा आगे जाकर के लोकल मिशनरी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो मिशनरीज के सरमन्स को सुनते हैं, यानी कि मिशनरीज यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके सरमन्स को सुनते हैं। और वहां पर इनको ये एक तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि जो मुंडाज हैं वो भी किंगडम ऑफ हेवन पा सकते हैं, यानी एक प्रकार से स्वर्ग पा सकते हैं, और अपने लॉस्ट राइट, जो अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे होगा ये? तो ऐसा करने के लिए उनको, यानी कि मुंडा कम्युनिटी के लोगों को अच्छा क्रिश्चियन बनना होगा और अपने जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। फिर वहां से ये बाहर आ जाते हैं और बाद में जाकर के जो बिरसा मुंडा हैं एक बहुत ही पॉपुलर वैष्णव प्रीचर के साथ रहने लगते हैं। ठीक है, और यहां पर वो सेक्रेट थ्रेड भी पहनते हैं, प्यूरिटी और पीटी के इंपॉर्टेंस की भी बात करते हैं, इन चीजों को भी समझते हैं। अब यहां पर बिरसा मुंडा के बारे में बात यह है कि बिरसा मुंडा जिस भी आइडियोलॉजी के साथ रहे, जिन लोगों के साथ रहे, उनके जो भी आइडियाज थे उनसे ये काफी प्रभावित हुए। और साथ में यहां पर ये जब अपना मूवमेंट चला रहे थे तो यहां पर ही अपने मूवमेंट में हमेशा ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करते थे। ये मुंडा कम्युनिटी के लोगों को बोलते थे कि भाई तुम लोग शराब पीना छोड़ दो, अपने गांव को साफ रखो, और साथ में जो विचक्राफ्ट है, सोर्सरी है, इन चीजों पर बिलीव करना छोड़ दो। और साथ में यहां पर जो बिरसा मुंडा थे वो सिर्फ अपने समाज को सुधारने की बात नहीं करते थे, बल्कि जो बाहरी लोग थे जिनसे कि समाज को दिक्कत थी उनके खिलाफ भी ये खड़े थे। जैसे कि यहां पर जो मिशनरीज थे उनके खिलाफ भी खड़े थे, क्योंकि मिशनरीज क्या कर रहे थे, धर्म बदलने का काम कर रहे थे, और इनके जो लोकल कस्टम थे, कल्चर थे, उनको एक तरीके से खराब बता रहे थे इस वजह से। और साथ में जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ भी यहां पर खड़े थे, यानी कि जो जमींदार थे उनके खिलाफ भी ये लोग खड़े थे। तो यहां पर इनको ये लोग आउटसाइड फोर्सेस मानते थे, ऐसे आउटसाइड फोर्सेस जो कि मुंडाज की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से बदतर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या होता है, इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में जाकर के बिरसा मुंडा अपने समर्थकों से बोलते हैं कि अब हमें अपना ग्लोरियस पास्ट वापस फिर से प्राप्त करना है। वो एक ऐसे गोल्डन एज की बात करने लगते हैं कि देखो हमारे पुरानी जमाने में एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी जहां पर जो मुंडास थे वो अच्छी जिंदगी गुजारा करते थे, इंबैंकमेंट्स बनाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स को टैप किया करते थे, पेड़ लगाते थे, ऑर्किड्स को लगाते थे, साथ में कल्टीवेशन किया करते थे अपनी जिंदगी चलाने के लिए। वो अपने परिवार के या फिर रिश्तेदारों को मारा नहीं करते थे, और साथ में वो ईमानदारी से जिंदगी जिया करते थे। और साथ में यहां पर बिरसा अपने लोगों को बोलते थे कि तुमको फिर से अपने जमीन पर काम करना होगा, सेटल डाउन होना होगा, और अपने खेतों में फिर से खेती करनी होगी। अब यहां पर देखिए क्या था, इन चीजों से यहां पर ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, भाई करो अपना समाज सुधारो, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम किस चीज से था ब्रिटिशर्स को, कि यहां पर बिरसा मुंडा जब इन चीजों की बात करते थे, साथ में वो पॉलिटिकल बातें भी करते थे जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती थी। जैसे यहां पर क्या हुआ कि जो यहां पर बिरसा मुंडा बातें करते थे
कि देखो यहां पर हमारे इलाके में जो आउटसाइडर्स हैं, जैसे कि जो मिशनरीज हैं, मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको बात करते थे कि भाई इन सबको हमें क्या करना है, जो आउटसाइडर्स हैं उन सबको बाहर निकालना है। आउटसाइडर में बिरसा मुंडा गवर्नमेंट की भी बात करते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी भी बात करते थे। उससे प्रॉब्लम थी अंग्रेजों को कि हमें क्या करना है, इन सबको हमको अपने इलाके से बाहर निकालना है और हमें एक मुंडा राज स्थापित करना है। यानी हमें अपना इलाका, अपना देश ऐसा स्थापित करना है जहां पर बाहरी लोगों का कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, और यहां पर कौन हेड होगा, बिरसा मुंडा हेड होंगे। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मिजरी द मुंडाज वेयर सफरिंग। जब वो ये बातें करते थे तो उनका ये मेन मुद्दा था कि ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे समाज के लोगों को जो भी तकलीफ है वो इन बाहरी लोगों की वजह से है, तो इनको यहां से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी इन्हीं की वजह से एक तरीके से खराब हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ, ये भी कहते थे, बिरसा मुंडा ये भी कहते थे कि जो ये लैंड पॉलिसीज हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई हैं, उससे यहां पर जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है ये खत्म हो गया है ट्राइबल कम्युनिटी का। साथ में जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो मनी लेंडर्स हैं वो हमारे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मिशनरीज जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल को कल्चर को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सब बाहरी लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ हैं, इन सब को यहां से हटाने की जरूरत है। जब इनका मूवमेंट बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते हैं, 1895 में इनको अरेस्ट कर लेते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं। 2 साल की इनको सजा दे दी जाती है। बिरसा मुंडा 2 साल के लिए जेल में आ जाते हैं। फिर जब दोबारा ये 1897 में आजाद होते हैं, ये आसपास के इलाकों में, गांव में घूमने लगते हैं ताकि लोगों से सपोर्ट प्राप्त कर सकें और अपनी आंदोलन को, अपने बातों को और भी मजबूती दे सकें। यहां पर ये अपने ट्रेडिशनल सिंबल्स को, लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। लोगों से ये कहते हैं कि हमें रावण को मारना है। रावण मतलब क्या, यानी कि जो डिकूज हैं, यूरोपियंस हैं, इन सबको खत्म करना है, अपने इलाके से बाहर निकालना है और साथ में हमें एक किंगडम बनाना है अपने लीडरशिप में, बिरसा मुंडा के लीडरशिप में। अब यहां पर क्या होता है, बिरसा के जो फॉलोअर होते हैं वो जितने भी डिकूज के सिंबल्स थे, जैसे कि कोई पुलिस स्टेशन हो गया या फिर जो चर्चेस थे, जो मनी लेंडर्स के प्रॉपर्टी हुआ करते थे, जमींदारों के घर होते थे, इन सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इन सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहां पर व्हाइट फ्लैग को लहरा देते हैं, जो कि बिरसा राज का सिंबल हुआ करता था। 1900 में जाकर बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है कलरा बीमारी की वजह से, और ये जो पूरा मूवमेंट था ये काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन ये जो मूवमेंट था वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि यहां पर इनकी मूवमेंट की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जिससे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की जमीन है वो डिकूज द्वारा नहीं खरीदी जा सकती थी। ऐसा कानून बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ यहां पर इससे यह भी पता चल जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने साथ होने वाले इनजस्टिस और अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन वो कर सकते हैं। तो यहां पर कहता है कि दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। ये जो आंदोलन यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा चलाया गया वो उन्होंने अपनी तरीके से चलाया, अपने सिंबल्स का यूज करके और अपने लैंग्वेज रिचुअल्स का यूज करके। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर ट्राइबल्स लोगों के ऊपर ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट हुआ, ट्राइबल्स कैसे जीते थे, क्या बाद में बदलाव आया, कैसे विद्रोह हुआ, ये सारी चीजें देखी। तो यहां पर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।